हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और आज कुछ और बात है। आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, सो आई हैव अ वीडियो दैट आई हैज मेड अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months बिफोर। तो मैंने इस छोटे से सेगमेंट के बाद उस वीडियो को वहाँ अटैच किया है। ओके, वहाँ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ सेम एज इट इज जैसा आप पढ़ा था। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मेरे पास पहले की वीडियो है, तो शुड आई यूज दिस? यस आई शुड एंड आई विल। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज दैट वीडियो और आप लोग उसको देखिए, तो आप उसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं उस वीडियो में अब। ठीक। Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on thermodynamics. Okay, as you know, नेक्स्ट लेक्चर कहाँ है? ये तो फर्स्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स आप जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ चुकी है। कहाँ पढ़ी है? केमिस्ट्री में। ओके, पिछले साल पढ़ी होगी। ठीक है, वो बात अलग है कब पढ़ाई सर ने, इस साल या पिछले साल मुझे नहीं पता, लेकिन 11th में होती है वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स। 12th में भी 11th में ही होती है, मतलब इसमें फिजिक्स में भी 11th में ही होती है, लेकिन आपके स्टेट बोर्ड में ये महाराष्ट्र बोर्ड में ये 12th क्लास में डाला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो कभी पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो आपके दो चैप्टर रह गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वेव ऑप्टिक्स उस तरफ खत्म होने वाला है। ओके, वेव ऑप्टिक्स के 2 या 3 लेक्चर और होंगे जिसमें ख़त्म हो जाएगा। उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट होगा और थर्मोडायनेमिक्स इधर स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म सब चीज़। ओके, नाउ थर्मोडायनेमिक्स देखो। थर्मो का मतलब रिलेटेड है हीट से, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। ठीक है, द थर्मोडायनेमिक्स, मैं सोच रहा था क्या लिखूं, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस in which the motion of heat is the target of study. ठीक है, ये जो होता है ना, मैं बहुत पास से करता हूँ ना, तो क्या होता है कि सिर में चढ़ जाता है इसका स्मेल। ठीक है, और आपको पता है ये स्पिरिट है, ये अल्कोहल है, समझे? चलिए, तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स वो साइंस का पार्ट है जहाँ पे हम मोशन ऑफ हीट समझते हैं। मोशन ऑफ हीट क्या है, क्या नहीं है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ हीट। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हीट। तो सबसे पहले शुरुआत में बहुत सारी बेवकूफ़ साइंटिस्ट थे दुनिया के। ठीक है, आप ये समझ लो कि आप बहुत इंटेलिजेंट दुनिया में लोग हो, है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे AI तक आ चुका है। उस टाइम पे बहुत गधे लोग थे, सही में बता रहा हूँ मैं, कसम से बहुत ज़्यादा गधे थे। क्योंकि जब मैं उनकी थ्योरी सुनता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के बूढ़े उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, सही में बता रहा हूँ। क्यों हमारे यहाँ के जो बूढ़े हैं अभी, जो 90-95 साल के हैं, तो वो जनरली मोबाइल वगैरह जानते नहीं कैसे चलता है ना? तो आप लोग बोल सकते हो कि वे उसी टाइम में जी रहे हैं भी। तो वे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वे भी बोलते हैं कि भैया हीट, ऊष्मा जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन वे क्या मानते थे? अंग्रेज देखो, अंग्रेजों की बेवकूफ़ी देखो, वे क्या मानते थे? वे बोलते थे कि हीट भैया एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक सब्सटेंस की वजह से है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस जो हर बॉडी में होता है, लेकिन इनविजिबल है। ठीक है, उसका नाम उन्होंने कैलोरीफाई कुछ करके दिया। ठीक है, और बोला कि ये सब्सटेंस हर किसी में है, और मतलब जो है ना, ये सब्सटेंस इनविजिबल है और ये मूव करता है गर्म से ठंडी में। ओके, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया, दूसरा गधा इंसान आया, वो खड़ा हुआ। ठीक है, आपको पता है अंग्रेज लोग बहुत पीते हैं, तो नशे में इनका स्टार्ट हो रहा होगा ये। ठीक है, महफिल में तो वहाँ पे उसने खड़ा हुआ कि वो बोला कि नहीं, दूसरा एक सब्सटेंस है फ्रिजी करके ऐसे कुछ। ठीक है, और फ्रिजिफिक ऐसे करके, कि ये सब्सटेंस है, ये ठंडी चीज़ों में होता है और ये इनविजिबल है। ओके,
और ये रन करता है ठंडी से गर्म चीज़ों में। आगे जाके दोनों में लड़ाई बजी और दोनों ही ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि तो दोनों ही बेकार एकदम, मतलब सड़क छाप थ्योरियाँ थी। कॉन्सेप्ट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस, नहीं ऐसा लिखें, which flows through higher temperature to lower temperature। सिंपल। देखो, करंट is something which flows through higher potential to lower potential। हाँ, हीट इज समथिंग विच फ्लोज थ्रू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब हम करंट और हीट को एक तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं एक साथ दूसरे के, है ना। तो हीट को हमने मान लिया गया एनर्जी, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी जनरेटेड बाय द वर्क, और वर्क कैन बी जनरेटेड बाय द हीट। वर्क से हीट बन सकती है, हीट से वर्क बन सकता है, दोनों काम देखे गए तो हमने बोला कि भैया हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो कोई क्लोरीफाई कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो एक एनर्जी का फॉर्म है। ओके, इस चैप्टर में वैसे डिस्कशन ज़्यादा बनता नहीं है हीट का। ओके, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यदि हम निकालें तो वो बनता है हमारा टेम्परेचर बॉडी का। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ओके, थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने वाले हैं सब्सटेंस के, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हीट। बस हीट के बिहाफ पे जाने वाले हैं और किसी के बिहाफ पे नहीं जाने वाले। अभी आप सोचने लोगों कि भैया ठीक है फिर से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम इतना भी अंदर नहीं जाने वाले, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं, नैनोस्कोपिक या फेरोस्कोपिक पे नहीं जा रहे, या पिकोस्कोपिक पे नहीं जा रहे, फर्मीस्कोपिक पे नहीं जा रहे, माइक्रोस्कोपिक पे जा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब मॉलिक्यूल्स पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मॉलिक्यूल्स पे जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? यदि कोई बॉडी, ध्यान से सुनो, मैं टाइम पास नहीं करूंगा आपका। कोई बॉडी यहाँ पे रखी है, एनवायरनमेंट में रखी है, ओके। यदि उसका प्रेशर, टेम्परेचर, आप सोच रहे होंगे टेम्परेचर की बात करेगा, लेकिन मैंने पहले प्रेशर इसीलिए लिख दिया कि आप डाउटफुल ना रहो इस चीज़ में, ओके। प्रेशर, टेम्परेचर भी, उसका मास, उसके नंबर्स ऑफ मोल, ये सब कांस्टेंट रहे। अच्छा, उसका वॉल्यूम भी ले लो, डेंसिटी जिससे कांस्टेंट हो जाएगी। मास ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, प्रेशर ले लिया, डेंसिटी सब कांस्टेंट हो जाएगी। यदि किसी भी बॉडी का प्रेशर, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर्स ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, लिख लो इसको। if a body, नहीं ऐसे लिखो, a body will called in thermal equilibrium if its microscopic level properties like pressure, temperature, mass, volume and numbers of moles are not changing, they are constant, then the body will be in thermal equilibrium. क्योंकि यहाँ से ही जीरोथ लो होगा। आज पूरे लेक्चर में जीरोथ लो बड़े आराम से हो जाएगा। ओके, कैसे कर सकते हैं? कोई भी ये बॉडी है,
एयर है। इस चैप्टर में हमारी जो सारी डिस्कशन होने वाली है वो आइडियल गैस पे होने वाली है, याद रखना। यदि मैं इस एयर को, ये कोई एयर है या कोई गैस है, गैस लिखो, गैस, ठीक है, इसको मैं आइसोलेट कर दूं, इफ आई आइसोलेट, अच्छा इससे दिक्कत हो जाएगी ना, इफ आई आइसोलेट दिस गैस बाय प्रोवाइडिंग अ बाउंड्री ऑफ ए इंसुलेटेड या इंसुलेटर, ये इंसुलेटर कौन सा होगा, ऑफ हीट, हीट का इंसुलेटर। अब यहाँ पे आप बिजली का इंसुलेटर मत लगा देना, मतलब ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर और हीट के इंसुलेटर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई ज़्यादा इनमें कोई वो नहीं है। तो आप यहाँ पे टाट रख सकते हो, टाट मतलब आप जानते हो जूट का वो होता है, या फिर आप लकड़ी का कुछ भी बना के रख सकते हो, ठीक है, मोटा सा बना के रख दो, उसके अंदर गैस डाल दो, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, मास होगा, नॉर्मल नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक, क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक, ठीक है, जिसमें हम जो सिस्टम है उसको आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेट, नो हीट कमिंग, नो हीट आउटगोइंग, नो हीट इनकमिंग, तो चेंज ऑफ हीट इज जीरो, चेंज ऑफ हीट इज जीरो। समझ में आया, समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़े, चलिए ओके। यहाँ से थर्मल इक्विलिब्रियम यदि आपको समझ में आ गया है, क्यों देखो मैकेनिक्स में क्या था, दो इक्विलिब्रियम आपने पढ़े थे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल का मतलब फोर्स इक्वल टू जीरो, ट्रांसलेशनल का मतलब क्या था, फोर्स इक्वल टू जीरो, रोटेशनल का मतलब क्या था, टॉर्क इक्वल टू जीरो, है ना। द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन वॉज फोर्स, द कॉज ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम वॉज टॉर्क, द कॉज ऑफ हीट, सॉरी द कॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम वॉज हीट, ओके, ठीक है। थर्मल मोशन का जो कॉज है वो कौन है, हीट है, ओके, जिसके पास ज़्यादा हीट है, कम हीट है, वहाँ पे फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, है ना, है ना। तो वैसे ही सिस्टम है यहाँ पे भी, तो जो कॉज है उसको जीरो कर दो, चेंज ऑफ हीट को जीरो कर दो, आइसोलेट करके किया जा सकता है ना, या प्रेशर, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स को जीरो कर, कांस्टेंट करके हीट को रोका जा सकता है। यदि इनमें से कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो हीट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो आपके जो हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में तीन लॉ हैं, 0, 1, 2, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ओके। और इसमें जो जीरोथ लॉ है वो सबसे बाद में आया, इसीलिए इसको जीरो कहा गया, नहीं तो इसको फर्स्ट बोलते फिर सेकंड, थर्ड। तो नंबरिंग साइंटिस्ट आप लोग जानते हैं, सन की होते हैं कि यदि फर्स्ट बोल दिया तब तो फर्स्ट है वो, तो जीरो कर दिया, पता चला उन्होंने जीरो बोल दिया होता तो इसको निगेटिव बोल देते, निगेटिव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो उन्होंने क्या कहा, no, if two bodies are in thermal equilibrium with another third body, ठीक है, then the first two bodies will also be in equilibrium with each other। ये तो स्टेटमेंट है जिसको उतारो आप, मतलब आप इसकी स्टेटमेंट की लाइन वाइन चेंज कर सकते हो, ऐसा स्टेटमेंट है। क्योंकि जो जीरोथ लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ है ये और कुछ नहीं है, बाप बाओ की कहावत है,
प्रवचन है, बाबा लोग होते हैं ना, प्रवचन क्या बोलते हैं कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ये एक कहावत है। ओके, तो इसको कैसे तोड़ मरोड़ के हम क्या बोल सकते हैं इसको, हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है, या जैसा बोओगे, है ना, बोओगे, पता नहीं कैसे लिखा जाता है, वो ही वैसा ही काटोगे, वैसा ही काटोगे। अभी मैं एक मूवी भी देख रहा था इसी के सेम, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अब देखो काफ़ी हो गया इतना, ठीक है, हमने 3 स्टेटमेंट लिख दिए, 4 स्टेटमेंट लिख दिए हैं, ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग वर्ड्स, लेकिन मीन क्या है, मीनिंग क्या है, सबका एक है। जैसे को तैसा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसा काम वैसा काज, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम आया कि मतलब ये लॉ नहीं है एक्चुअली में, ये केवल और केवल एक बात है जो बाबा जी कह के चले गए। साईं बाबा ने कहा कि भैया यदि दो बॉडीज़ तीसरी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एक A1 to A3, यदि ये इसके साथ और इसके साथ रिलेशन में हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में रिलेशन में होंगे। ये कहा है, बस ये कहा है कि यदि रिलेशन का मतलब यहाँ पे अब ये समझ में आता है सर लव ट्रायंगल, नहीं ऐसा नहीं है भाई। यदि ये इसकी माँ है, 1 इज़ या 3 इज़ द माँ ऑफ 1 एंड 2 इज़ या 3 इज़ माँ ऑफ ऑल्सो 2, देन 1 and 2 आर भाई बहन, लो पवित्र रिश्ता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि इन दोनों में कोई रिलेशन है और इन दोनों में भी कोई रिलेशन है तो 1 और 2 भी रिलेट कर रहे होंगे। यहाँ पे ये सहने का सिस्टम है, सीधी सी बात है। वर्ड्स कुछ और भी हो सकते हैं, आपके वर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन बात कहने का मतलब यही रहेगा कि इफ़ 2 बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, फिर थर्ड अनदर बॉडी, ओके, तो देन द 2 बॉडीज, द फर्स्ट 2 बॉडीज will also be equilibrium with each other, ओके। अब नाउ इसका प्रूफ देखते हैं कैसे किया इसका प्रूफ, ठीक है, हटा दो, चलो प्रूफ देखो इजी है, कुछ नहीं करना आपको, केवल स्टेटमेंट लिखना और प्रूफ लिखना है कैसे किया। तो हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर ए आइसोलेटेड सिस्टम having 3 sections, in which 3 substance A, B and C are filled with different temperature and pressure and volume, ओके। ये चलो एक काम करो, टेम्परेचर पे रखते हैं आज कहानी, यहाँ पे टेम्परेचर में कहानी ख़त्म करते हैं, ज़्यादा कुछ मैं नहीं करते। अच्छा ये C है, इसको 3 कर दो, एक काम करो B C A लिख लो, चाहे चलो प्रेशर भी लिख लो और वॉल्यूम भी लिख लो, मास भी लिख लो, है ना, सब कुछ लिख लो, ठीक है। क्या नाम, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख लो, सब लिख लो, ठीक है। PA PB VB MB, ओके, NB, ओके। हालांकि मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसलिए नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि ये डिफर ही करेंगी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी अपने अपने। हम करते हैं क्या, टेम्परेचर को ही रखते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को ही रखते हैं, ओके। तो आपने थ्योरी लिख ली, लेट अस कंसीडर ए आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग 3 सेक्शंस इन विच A B C 3 different substance at different pressure and temperature are filled as shown in figure, okay, as shown in figure, okay. After some time we see that the pressure of C
become equal to pressure of A, and the temperature of C become equal to temperature of A. This is the first thing we see. Okay, and the second thing, in the second section, pressure at B become equal to pressure at A, and temperature of B become equal to temperature of A. Temperature of A at T equal to infinity या एट स्टडी स्टेट, आप बोल दो स्टडी स्टेट. स्टडी स्टेट सबको पता है, इन सैचुरेशन कंडीशन. ओके, सब लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, ये वर्ड से आप फैमिलियर हैं. as no heat is going out or coming in the system, so del Q is equal to 0, change in heat. So the temperature of the bodies changes, and if TA equal to TB or TA equal to TC, then TB equal to TC. TB equal to TC. This is the zeroth law of thermodynamics. ये zeroth law of thermodynamics. भैया यदि A B के इक्वल हो गया और A C के इक्वल भी है, यदि ऐसा चीज़ हो रही है कि A B के इक्वल भी है और A C के इक्वल भी है, प्रेशर भी दोनों का, तीनों का सेम है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो B and C will be also in thermal equilibrium. ठीक है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि as the temperature and the pressure of A become equal to the temperature and pressure of B, as well as the temperature and pressure of A become equal to the temperature and pressure of C. So A is in thermal equilibrium with B and A is thermal equilibrium with C also. Okay, or we can say that the substance B and C are also in thermal equilibrium to each other. वे दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं. ये कहानी कही गई है. समझ में आया? सिंपल था, कुछ नहीं था जीरोथ लॉ में, कुछ नहीं करना आपको, चैप्टर में कुछ करना ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं मानने. ओके, नाउ हम चलते हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ की तरफ. लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉ से पढ़ने पहले, जैसे जीरोथ लॉ को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, वैसे ही फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और आनी चाहिए जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी. हालांकि उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको आएंगी, लेकिन फ़िलहाल इसको देखते हैं आज, इंटरनल एनर्जी को. इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, या सिंपल ले लो, अभी गैस ही ले लो, ऑफ ए गैस, क्योंकि हम इस चैप्टर में गैस ही पढ़ने वाले हैं, याद रखना ये चीज़. ओके, हाँ, ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द, एक काम करो, ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम यहाँ पे सारी की सारी बातें किसके बेस पे करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बेस पे. ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी तो होते नहीं है, वो हमेशा जिगजैग करते रहते हैं ना कुछ मोशन करते रहते हैं. तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स देयर इज एन एनर्जी. ऑब्वियस ही बात है कि यदि कोई मोशन कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होगी. ओके, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस. दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस. ओके, नाउ आपकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी किसी भी सब्सटेंस की, जिसको आज तक आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पढ़ रहे थे,
उसके साथ एक और एनर्जी जुड़ जाएगी, उसका नाम होगा आई, इंटरनल एनर्जी। नाम क्या होगा उसका? इंटरनल एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी, इफ a body is in rest and in a place where there is no gravitational force, GF, इसको और कुछ मत बोल देना, ठीक है लड़के बोल रहे होंगे। हाँ, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, देन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो एट दैट टाइम टोटल एनर्जी इक्वल टू होगी इंटरनल एनर्जी के। जनरली ये किसके साथ होता है? गैसेस के साथ होता है। किसके साथ? गैसेस के साथ, क्योंकि गैसेस इतनी हल्की होती हैं कि उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता नहीं है। और यदि उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, वैसी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स यदि नहीं लग रहा है तो जो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। और यदि मैं गैसेस को मतलब रोक लूँ, जैसे हवा फ्लो करती है ना, वैसे हवा ना फ्लो करे, मतलब उसके मॉलिक्यूल तो जिग-जैग करें लेकिन वो रुक ही रहे, वो कहीं ना जाए, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मेरे पैर पे मच्छर ने काट लिया, मेरे को गुस्सा आ रहा है। बच्चे बोल रहे होंगे कि सर कितना गुस्सा करते हो। हाँ ठीक है, करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो उस टाइम में जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, वही उसकी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी। वही क्या होगी? उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब नाउ हमें इंटरनल एनर्जी पढ़नी है बेसिकली, ओके। तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं पढ़ सकते। अभी हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको कुछ और बताना है। मैंने बोला नहीं था उसको उतार लेना, ठीक है, बैग जाके उतार लेना, मैं साइड पे खड़ा कर। ये पढ़ने से पहले आप इसको समझ नहीं सकते। इसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अच्छा मैंने आई लगा दिया, ई लगना चाहिए, है ना। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की दुनिया, ठीक है, आज़ादी की श्रेणी। तो ध्यान दो इस पे ध्यान दो। ये क्या बोलता है? ध्यान दो। द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस is known as degree of freedom। ये क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो सीधी बात है, मैं आपको समझाऊं कि जैसे कोई चिड़िया है, ठीक है, क्या चिड़िया बनाई है ना, या मच्छर है, बुक में मच्छरों के साथ दिया जाता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। वो तीनों एक्सिस में रोटेट कर सकता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, तीनों में मोशन कर सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? बड़े आराम से कर सकता है, तीनों में मोशन करने के लिए फ्री है वो। तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, और जो वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी होगी, और जेड एक्सिस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तीनों की तीनों, दीज 3 काइनेटिक एनर्जी विल नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, वे अलग अलग हैं अपने से, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई एक्स, के ई वाई और के ई जेड। यदि मैं इसकी टोटल एनर्जी की बात करने लग जाऊँ आपसे, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? के ई एक्स, के ई वाई और के ई जेड। ये तीनों की तीनों अपने आप में अलग अलग होगी, है ना। तो यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि के ई एक्स, के ई वाई, के ई जेड ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ओके, क्लियर है? समझ में आया? अब देखो यहाँ से ही देखना है हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से और ज़्यादा। इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एफ से, ओके, स्मॉल एफ से। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही बात कर लेते हैं, सबसे पहले कहानी को ख़त्म करेंगे, ओके। स्मॉल एफ ऑफ
मोनो एटॉमिक गैस। मुझे मोनोक्रोमेटिक याद आ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है, मोनो एटॉमिक होता है। मोनोक्रोमेटिक अभी पढ़ा है ना इसमें वेव ऑप्टिक्स में, तो याद आ जाते हैं वर्ड्स, ठीक है, और जल्दी जल्दी में लिखे जाते हैं, बोले भी जाते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस जैसे कि आपकी नोबल गैसेस सारी की सारी, ठीक है, जिसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गॉन, ये सब आती है ना। ओके, चलिए हीलियम पे ही बात कर लें। हीलियम का क्या होता है? हीलियम का ये रहा मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज फ्री टू रोटेट और इज फ्री टू मूव इन 3 एक्सिस, x, y, z, okay, as well as it is free to move in और रोटेशन। देखो इसके पास जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी इसकी, ठीक है, वो एक तो के ई एक्स होगी, के ई वाई होगी और के ई जेड होगी, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं बोल दूँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी जो होगी इसके पास होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको याद होगा, इसकी वैल्यू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके, तो हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर और प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। लेकिन इसका जो रोटेशन का रेडियस होगा, देखो, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर, याद हो तो पढ़ी हो जो है अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो इसका जो आर है, मास तो ऑब्वियसली पहले ही बहुत कम है, आर जो है वो बहुत कम है, आर स्क्वायर हो रहा है, तो आई जो हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो रोटेशनल एनर्जी होगी इट्स अप्रॉक्सीमेटली 0। इन मोनो एटॉमिक गैसेस द रोटेशनल एनर्जी ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट ऑफ एनर्जी होता है, द थर्ड पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी। कौन सा होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी, जो कि हम 0 मान लेते हैं एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्प। कम टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, मतलब होती है तब भी वाइब्रेट करता है मॉलिक्यूल, लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है। तो हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखेंगे उसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, ओके। तो इस तरीके से काम करती है। तो आप देखो, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट तीनों में चलेगा, ठीक है। तो आपको किसी भी एटॉम की इंटरनल एनर्जी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये मेरे को पहले बता देना चाहिए था आपको। एक तो आपकी हाफ एम एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड स्क्वायर, जो ये रेस्पेक्टिव एक्सिस में वेलोसिटीज़ हैं, प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा वाई आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, जो कि 2 टाइप की होती है, मतलब दो तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, या तो ऐसे ऐसे, ठीक है। वाइब्रेट 2 टाइप से कर पाएगा बस, ओके। ये टोटल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, ओके। नाउ लेट्स सी इन मोनो एटॉमिक गैसेस this thing and this thing, rotational energy plus vibrational energy at low temperature equal to 0, almost equal to 0. so जो internal energy होती है वो equal to होती है k, सॉरी क्या लिखा मैंने, एम एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि एटम मेरा इनमें नहीं घूम सकता या इनमें नहीं घूम सकता, इसका मैंने आपको कॉज बताया, आई बहुत छोटा हो जाएगा, और इसका कॉज बताया कि लो टेम्परेचर पे ये वैल्यू बहुत कम होगी, तो 0 मान लेंगे। तो केवल और केवल ये वर्क करेगा, इंटरनल एनर्जी इसके पास होगी। तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी? 3 होगी, क्योंकि इसके 3 ही इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज इक्वल टू 3,
समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब डाइएटॉमिक गैसेस देख लें। हटाओ इसको हटाऊँ, डाइएटॉमिक और फिर पॉलीएटॉमिक। डाइएटॉमिक देखो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले लो, है ना, कोई सा भी ले सकते हो आप, डाइएटॉमिक में कोई भी ले सकते हो। देखो ऑब्वियस ही बात है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में रोटेशनल मोशन करने के लिए फ्री है ना, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो इसकी जो काइनेटिक जो इंटरनल एनर्जी होगी, इसको मैं मिटा दूँ, ये मोनो एटॉमिक का है। जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो हाफ एम के एक्स स्क्वायर, हाफ एम वाई स्क्वायर, हाफ एम जेड स्क्वायर होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन क्या इसकी ये वाली भी इंटरनल एनर्जी आएगी क्या? रोटेशनल एनर्जी भी आएगी क्या? देखो जरा, रोटेशनल एनर्जी क्या होगा इसका, देखो क्या ये ऐसे रोटेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ऐसे। नहीं, ये ऐसे है, देखो ठीक है, O2 ऐसे रोटेट कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि R बहुत बड़ा है तो एम आर स्क्वायर है तो काफ़ी बड़ा है, तो I कंसीडरेबल होगा। ओके, तो इसका आई एक्स ये वाला कंसीडरेबल होगा, मतलब 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है इसकी। ओके, क्या ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ऐसे तो कर ही रहा था, ऐसे भी कर सकता है, तो 5वां भी हो गया। लेकिन क्या ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है? क्योंकि तीसरा एक्सिस तो यही बचा ना, यही बचा। क्या ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या रेडियस इसकी अभी इतनी बड़ी है? इसमें तो काफ़ी बड़ी रेडियस है, इसमें भी काफ़ी बड़ी रेडियस है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी रेडियस है? पतली सी रेडियस है, पतली सी, ये वाली छोटी सी रेडियस, ये वाली, ये रेडियस काम करेगी वहाँ पे, रेडियस ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये बहुत छोटी है, ये रेडियस बहुत छोटी है। यदि ये रेडियस बहुत छोटी है, ऐसे ही तो वहाँ पे भी हो रहा था, वहाँ पे भी तो एटम जो था वो रोटेट कर रहा था, लेकिन उसकी रेडियस बहुत छोटी थी, मास तो था ही, रेडियस भी बहुत छोटी थी, वही तो गोल गोल अपने आप में घूम रहा था। तो रेडियस उसकी छोटी होने की वजह से उसका जो जेड वाला फैक्टर है, या कोई सा भी एक एक्सिस ले लो आप, ऐसा नहीं है कि रोटेशनल मोशन एनर्जी में उसका जो एक फैक्टर होगा, कोई सा ही एक छोड़ दो आप लोग, वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी छोड़ सकते हो, मैं जेड छोड़ रहा हूँ, वो कंसिडरेबल नहीं होगा। और वाइब्रेशनल एनर्जी एट लो टेम्परेचर 0 बोली जाएगी। ओके, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी डाइएटॉमिक गैसेस की, वो होगी हाफ एम एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। 1 2 3 4 5 होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 5 होगी। ले आ गया आंसर। डाइएटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब मैंने बोल दिया 5 तो 5 ही मानना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कुछ और वैल्यू भी दी जा सकती है, 5.2 5.3 5.4 कुछ भी दी जा सकती है, तो आपको वो माननी होगी वहाँ पे। यदि क्वेश्चन में कुछ दी है तो आपको वही माननी पड़ेगी। कैमरा में देख लो, कैमरा हिल गया था। ओके, कैमरा ठीक है। ओके, डाइएटॉमिक गैसेस होगी। अब ट्राई की जगह पॉली देख लो सीधी, पॉलीएटॉमिक। ओके, उतार लिया होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने। पॉली देखो, पॉली, क्योंकि फिर ट्राई देखोगे, फिर टेट्रा देखोगे, आपका कब तक देखते रहोगे। तो किसको देखें? ट्राई के लिए किसको देखें? SO2 को देख लें। SO2 को देखो चलो, S डबल बॉन्ड O, ऐसे ही तो होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है। और वैसी बात है, उसके पास 3 एक्सिस में मोशन तो होने वाला है, ये तो फिक्स है, ये तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी फिक्स है। ओके, ऑब्वियस ही बात है कि इसका 2 एक्सिस में रोटेशनल मोशन भी फिक्स है, क्योंकि पहले ही हो चुका है तो काम। क्या ये तीसरी एक्सिस में भी रोटेट कर सकती है? ये तो ऐसे फैला हुआ है ना, तो ऐसे फैला हुआ है ना। ये तो डस्टर है, डस्टर को लो, ये तो ऐसे भी रोटेट करेगा तो काफ़ी रेडियस है ना, ऐसे भी रोटेट करेगा तो काफ़ी रेडियस है, और ऐसे भी रोटेट करेगा तो काफ़ी रेडियस है। हाँ कि नहीं? मतलब इसकी देखो तो थोड़ा सा और लंबा कर लो इसको, ऐसे भी रोटेट करेगा तो इसकी काफ़ी रेडियस है,
तो इसका तीसरा फैक्टर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तीसरा फैक्टर भी इसका कंसिडरेबल है। तो 1 2 3 4 5 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 6, काम खत्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस डिपेंड करेगा कि वाइब्रेशनल एनर्जी जीरो है या नहीं है। एट लो टेम्परेचर इट विल बी जीरो, ऑलवेज जीरो एट लो टेम्प, V E इक्वल टू जीरो। ओके, और यदि जीरो नहीं है, हाई टेम्परेचर है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम में फैक्टर जुड़ता है 2 का। मतलब मोनो एटॉमिक गैसेस का जो डिग्री फ्रीडम 3 था वो 5 हो जाएगा, डाई का 7 हो जाएगा और पॉली का 8 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलग से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोक देता हूँ मैं, और कल को हम इसके कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और वर्क फंक्शन भी पढ़ेंगे और फिर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी नहीं करते, थोड़ा सा लेट भी कर लेंगे। कम से कम 5 लेक्चर बनेंगे थर्मोडायनेमिक्स में और 4 या 5 लेक्चर ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उस पर उतना नहीं बनेगा, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। उसमें केवल थ्योरी है, पूरा कंटेंट दूंगा, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में ख़त्म करूँगा काइनेटिक थ्योरी को। तो वहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा और आपका सिलेबस मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके, आज तारीख है 7 तारीख है, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा आपका सिलेबस। चलिए ठीक है, खुश हो जाओ। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।